किसी धारावाही चालक की भौतिक परिस्थितियां न बदले तो उनमें बहने वाली धारा उसके सिरों के विभव के अंतर के समानुपाती होती है। मीन्स धारा यानी करंट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये जो करंट है, ये ओम्स लॉ था, ये जो करंट है यही घर के सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में फ्लो होती है, जिसके कारण वो काम करते हैं। तो आइए जानते हैं करंट क्या होती है। सबसे पहले तो करंट होती है, current is the number of charge that passes a point in the circuit per unit of time। यानी पर यूनिट ऑफ टाइम अगर एक सेकंड में कहें तो एक सेकंड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जितने चार्ज क्रॉस करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, करंट। चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयंस, निगेटिव आयंस एंड होल्स, दे कैन बी चार्ज। जनरली हमारे जो कंडक्टर होते हैं उनमें जो करंट फ्लो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है, और सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के भी कारण, दोनों के कारण हो सकती है, किसी एक के कारण भी हो सकती है। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनमें आयंस के कारण होती है, और जो प्लाज्मा या आयोनाइज्ड गैस होते हैं उनमें आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स दोनों के कारण होती है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कंडक्टर हमने ले लिया, इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे रूम टेम्परेचर पे, जिनकी थर्मल वेलोसिटी भी होगी, कुछ हीट के कारण वो मूव कर रहे होंगे। तो ये हीट के कारण ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो जब ये चार्ज मूव कर रहे हैं तो इनमें करंट फ्लो हो जाना चाहिए। क्या ऐसा संभव है? यानी अगर कोई मेटल का कंडक्टर रखा हुआ है तो उसमें करंट फ्लो होती रहेगी? नहीं। कारण क्या है कि जो एवरेज मूवमेंट है वो इलेक्ट्रॉन का, वो लगभग जीरो हो जाता है। इस वजह से जो एवरेज करंट होती है वो जीरो होती है, और रखे हुए कंडक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं होती है, तो नेट करंट फ्लो होगा जीरो। जब इसके क्रॉस हम कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, यानी वोल्टेज अप्लाई कर दें, और या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, यानी कि अगर हम इधर इस डायरेक्शन में एक पॉजिटिव प्लेट लगा दें, एक निगेटिव प्लेट लगा दें, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, तो फील्ड इस डायरेक्शन में बनेगी और इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होकर के मूव करेंगे, जिसके कारण इसमें एक कुछ करंट फ्लो होगी, जिसकी वैल्यू उसके एक क्रॉस अप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंड करेगी। तो अब ये जो चार्ज हैं इनका डायरेक्शन कैसे डिसाइड हुआ कि डायरेक्ट चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट तो हम दिखा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो होता क्या है, जो निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन हो गए या निगेटिव चार्ज आयंस हो गए, वो जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं करंट उनके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है। और हमारे पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज आयंस जो होते हैं, होल्स जो होते हैं, जिन्हें हम पॉजिटिव चार्ज आयन कैटायन कहते हैं, या होल्स जो होते हैं, वो जिस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे करंट हमेशा उसी डायरेक्शन फ्लो करेगी। इसका एक लिया क्यों गया, ये क्यों ऐसा होता है? तो इसका कारण सिंपल सा है कि हमारे एक महान साइंटिस्ट थे बेन फ्रैंकलिन, वो इस पर उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया, और उनको ऐसा लगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो पॉजिटिव चार्ज के कारण होती है, और वो उन्होंने उसी डायरेक्शन में करंट को शो कर दिया, और यही तब से कन्वेंशन बन गया, और आज तक हम उसी पर चिपके हुए हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा उसी डायरेक्शन में करंट को शो करेंगे। अब तो यहां हो गया चार्ज। अब ये है कि करंट फ्लो कराने के लिए कितने चार्ज की जरूरत है। भाई एक क्रॉस सेक्शन से कितने चार्ज पास करेंगे तो कितनी करंट फ्लो होगी? तो उसका सिंपल सा है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये जो है उसके ऊपर चार्ज होता है। तो यानी कि एक कूलाम में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? एक कूलाम में आपके 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और 1 एम्पियर करंट फ्लो होने के लिए 1 कूलाम पर सेकेंड एनर्जी चार्ज फ्लो होंगे, तब जाकर के 1 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। मीन्स कि 1 एम्पियर करंट फ्लो होने के लिए 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स उस क्रॉस सेक्शन से एट ए टाइम पास करेंगे तो करंट फ्लो होगी। अगर हम इसे 10⁻12 से डिवाइड कर दें 1 एम्पियर को, तो हमें 1 पिको एम्पियर मिलेगा। इवन 1 पिको एम्पियर की भी करंट फ्लो होने के लिए 6 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स?
इसको ध्यान दे लीजिए, 6 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स उस क्रॉस सेक्शन को पास करेंगे पर सेकेंड, तब जाकर के 1 पिको एम्पियर की करंट फ्लो होगी। अब अगर इससे थोड़ा सा कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ड्रिफ्ट स्पीड से। जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड होती है, ड्रिफ्ट स्पीड मतलब एवरेज स्पीड मान लीजिए, एक अगर कंडक्टर में हमने एक फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज स्पीड निकाली जाती है वो होती है लगभग 8 सेंटीमीटर पर आवर। इसमें देख लीजिए 8 सेंटीमीटर पर आवर, मतलब इलेक्ट्रॉन चलता है, लड़ता है, रुकता है, अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, तो उसकी जो लड़ते भिड़ते वो आगे पहुंचता है, गिरते पड़ते जब आगे पहुंचता है तो उसकी टोटल एवरेज स्पीड आती है 8 सेंटीमीटर पर आवर, जो कि यहां आपको दिखाई दे रही है। तो इस स्पीड से अगर इलेक्ट्रॉन चलेगा तो करंट ही नहीं फ्लो होगी। तो मैटर इलेक्ट्रॉन की स्पीड का नहीं होता है, एवरेज स्पीड से फर्क नहीं पड़ता है। मैटर होता है कि मान लीजिए एक रेस है और उसमें एक कछुआ है, 200 मीटर पीछे से दौड़ रहा है, अब 200 उसको इसको ये फिनिश लाइन है, इसको क्रॉस करना है, तो बहुत टाइम ले लेगा। लेकिन अगर बहुत सारे कछुए हैं तो हमेशा कोई ना कोई कछुआ एक साथ उसको क्रॉस करता रहेगा। अगर 5 कछुए हैं तो एक बार में 5 कछुए क्रॉस करेंगे। तो करंट कहने का मतलब ये है कि जो करंट फ्लो होती है वो इस पर डिपेंड नहीं करती है कि वो कछुआ कितनी तेजी से क्रॉस कर रहा है, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है कि वो कितने सारे कछुए एक साथ उस लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। तो स्पीड भले कम हो लेकिन नंबर ऑफ चार्ज इतने ज़्यादा होते हैं, वो उसी ड्रिफ्ट नंबर ऑफ चार्ज इतने ज़्यादा होते हैं कि वो उस पॉइंट को क्रॉस करते हैं और उतनी ह्यूज करंट फ्लो हो जाती है सर्किट में। अब क्या है कि एनर्जी कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी जो है गेन करता है, तो इसको जानने के लिए एन इलेक्ट्रॉन बोल्ट, इलेक्ट्रॉन के मैटर में जो एनर्जी की हम बातें करते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन बोल्ट में करते हैं। और इलेक्ट्रॉन बोल्ट एनर्जी की यूनिट की जो डिफिनीशन होती है, एन इलेक्ट्रॉन बोल्ट इज द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय ए सिंगल इलेक्ट्रॉन एसिलेटिंग फ्रॉम रेस्ट थ्रू एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इन वैक्यूम। यानी एक वैक्यूम में एक इंड पर एक इलेक्ट्रॉन को रख दें और उसके क्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करें, तो वो क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी को लूज करेगा और स्टैटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी को लूज करते हुए उसकी काइनेटिक एनर्जी को गेन करेगा। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है इसको होता है दिस इक्वल टू ई इक्वल टू क्यू वी। क्यू इज चार्ज एंड वी इज वोल्टेज। इस इक्वेशन में क्यू इज चार्ज एंड वी इज वोल्टेज, ये है वोल्टेज और ये क्यू जो है ये चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और इसको कितने फील्ड में रखे हैं, 1 वोल्ट के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखे हैं। तो यानी जो एनर्जी आएगी ये भी आएगी 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी मात्र कि जूल बहुत बड़ी यूनिट है और इलेक्ट्रॉन के केस में जो एनर्जी गेन और लॉस होती है वो बहुत छोटी होती है, इसीलिए हम एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इसमें ला रहे हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि 10 टू जूल को जब 10 टू द पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर के कहीं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज में आएगा। तो मीन्स हमको इसके आउटपुट क्या मिला, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इजकल टू 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ये याद रखने की चीज है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक्स में या सेमीकंडक्टर में हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही बात करेंगे, जूल में नहीं। अब हम इस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं कि हम समझ सके कि मटेरियल कितने तरह के होते हैं। तो मटेरियल हमारे, अगर हम उसके कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के बेस पे डिवाइड करें, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी, मटेरियल को कई तरीकों से डिवाइड किया जा सकता है। उसके फिजिकल प्रॉपर्टी, मान लीजिए डक्टाइल है, ब्रिटल है, उसके कलर के हिसाब से। तो अगर रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के हिसाब से मटेरियल्स को डिवाइड करें तो टोटल 6 कैटेगरी में डिवाइड हो सकते हैं। पहला है इंसुलेटर, जिसकी रेजिस्टिविटी 10 टू द पावर 16 ओम मीटर, ये फिक्स नहीं है, इस रेंज की होती है। कंडक्टर की रेजिस्टिविटी 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर रेंज की होती है। सेमीकंडक्टर के 10 ओम से लेकर के 10 टू द पावर 3 ओम मीटर के रेंज की होती है, और ये वेरी करती रहती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं सेमीकंडक्टर। इसके बाद आते हैं सुपर इंसुलेटर।
अब ये सिर्फ कॉन्सेप्ट ही है, समझ लीजिए। सुपर इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी इनफाइनाइट होती है, सुपर कंडक्टर आते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी जीरो होती है, ये पे भी बहुत रिसर्च चल रहा है। और इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स जिनकी रेजिस्टिविटी वेरिएबल होती है, जस्ट लाइक सेमीकंडक्टर। तो टाइप्स ऑफ मटेरियल में हम आगे बात करेंगे सिर्फ इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर की, और इंसुलेटर कंडक्टर को छोड़ देंगे और हम आगे किससे बढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर। तो इंसुलेट मटेरियल को जो रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्शन के बेस पर अगर डिवाइड करें तो उसके क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। ये मान लीजिए हमारा एक इंसुलेटर डायमंड हो गया, कॉपर हो गया, सिलिकॉन हो गया, एक हमने इंसुलेटर ले लिया, एक कंडक्टर ले लिया, एक सेमीकंडक्टर। और रजिस्टिविटी की जैसे मैंने बात की, तो डायमंड के अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात करें, जिसे कार्बन का एलोट्रोप कहते हैं, कार्बन के एलोट्रोप वो दो होते हैं, डायमंड होता है, कार्बन भी होता है, तो वो होते हैं 10⁻12 ओम मीटर होता है। अगर कॉपर की बात करें तो 10⁻−8 ओम मीटर है, और अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो 10⁻3 ओम मीटर है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, R=R0 1 + α T-T0 होता है। मीन्स कि अगर जो है किसी रेजिस्टेंस जो है टोटली टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, लेकिन यहाँ यह जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मेटल का रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। अगर इस डायरेक्शन में रेजिस्टेंस ले लें, इस डायरेक्शन में टेम्परेचर ले लें, तो मेटल में अगर जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। इसका कारण ये होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, मोर इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसमें जनरेट होते हैं और वो आपस में टकराते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का रास्ता बाधित होता है, कन्फाइन होता जाता है, जिसकी वजह से करंट कम फ्लो होती है और उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में अगर हम इस डायरेक्शन में रेजिस्टेंस ले लें और इस डायरेक्शन में टेम्परेचर ले लें, तो जैसे जैसे हम जो है टेम्परेचर बढ़ाएंगे सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस गिरता जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेमीकंडक्टर में फ्री चार्ज कम होते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं नंबर ऑफ फ्री चार्ज बढ़ते जाते हैं और उसका रेजिस्टेंस गिरता जाता है। इसके बाद होते हैं चार्ज डेंसिटी, उसके 1 मीटर क्यूब में कितने चार्ज हैं। तो जनरली कॉपर में 9 × 10⁻28 पर मीटर स्क्वायर चार्ज होते हैं, और अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो 1 × 10⁻16 होते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो सेमीकंडक्टर है, जो मेन जानने की चीज है वो है सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो 10⁻³ है, वो ये डायमंड जिसे हम इंसुलेटर कहेंगे और कॉपर जो कि कंडक्टर है, इन दोनों के बीच में लाई होती है, तो इसीलिए इसे सेमीकंडक्टर कहा जाता है। जो बेसिक सेमीकंडक्टर जनरली बहुत ज़्यादा मार्केट में यूज होते हैं वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जिसपे कि मेटल डिफाइंड होता है, और मेटल सेमीकंडक्टर कंडक्टर डिफाइंड किए जाते हैं इंसुलेटर को, वो होता है एनर्जी बैंड डायग्राम। ये बहुत डीप में समझने की जरूरत है, थोड़ा सा समझ लीजिए। क्या होता है कि जब हमारे ये दो इलेक्ट्रॉन, जैसा कि हम फिगर में दिखा रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से किसी दूरी पर रखे हुए हैं, इतनी दूरी पर रखे हुए हैं कि इनके आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि इसके आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन का कोई एनर्जी लेवल ये होगा, और उसके नीचे वाले जो सेल है उसके इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल कुछ और ये होगा। जो इनर सेल होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं बाहर के वातावरण, एटमॉस्फेयर से। अब क्या है, अगर इन दोनों एटम्स के बीच के डिस्टेंस को हम कम करते जाएं, इतना कम करते जाएं, धीरे धीरे उनको आपस में पास लाते जाएं, तो क्या होगा कि ये जो आउटर सेल का जो एनर्जी लेवल है और जो इस एटम का आउटर सेल का एनर्जी लेवल है, ये एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। तो ये सिंगल एनर्जी न होकर के इसमें दो एनर्जी लेवल बन जाएंगे। अब अगर इसी तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो और उसको एक दूसरे के पास लाते जा रहे हैं, और ऐसे लाएं कि उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कोई चेंज न हो, ये ध्यान देने की चीज़ है कि उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कोई चेंज न हो, वो जिस फॉर्म में सजे हुए हैं वैसे ही रहें, तो यहाँ पर हमको n नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स मिलेंगे। उसी तरह से इसका भी एनर्जी लेवल n नंबर्स में हो जाएगा।
तो यानी कि ये जो एनर्जी लेवल्स थे वो सिंगल लाइन में ना होकर के एक पूरा बैंड बन जाएगा, टॉप टू बॉटम जो है वो एक एनर्जी बैंड बन जाएगा, इसे ही हम एनर्जी बैंड कहते हैं। अगर इनके एटम्स की स्पेसिंग धीरे 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 धीरे, जैसा कि फिगर में दिख रहा है, अगर हम धीरे धीरे इधर स्पेसिंग कम करते जा रहे हैं, ये जो इधर है इस डायरेक्शन में हम स्पेस कम कर रहे हैं, अगर एटम्स के स्पेस को हम और कम करते जाएं तो ये एनर्जी बैंड आपस में आकर के मिल जाते हैं, यानी ये जो बैंड है आपस में अटैच हो गए। इसके बाद भी अगर इसे हम थोड़ा सा और रिड्यूस करते जाएं तो ये पुनः आपस में एनर्जी बैंड सेपरेट हो जाते हैं और दो लेबल बना लेते हैं, जिसे दो बैंड बना लेते हैं, जिसको कि एक को हम ईसी यानी कंडक्शन बैंड कहते हैं, कंडक्शन एनर्जी कंडक्शन बैंड कहते हैं, और दूसरे को एनर्जी का वैलेंस बैंड कहते हैं। और ये जो गैप है, इस गैप को हम एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। फॉरबिडन मतलब वर्जित, वहां पर किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का रह पाना संभव नहीं है, या तो वो वैलेंस बैंड में रहेगा या तो कंडक्शन बैंड में रहेगा। तो अगर इस चीज के हिसाब से हम इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर को देखें तो जो इंसुलेटर होते हैं उनमें जो ये फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप होता है ये लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, यानी कि इसके वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो फिल रहते हैं। अगर इसको कंडक्शन बैंड में जाना है तो इससे 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी गेन करनी होगी इसके इलेक्ट्रॉन को, इसीलिए इसका कंडक्शन बैंड खाली रहता है और उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनका फॉरबिडन बैंड गैप का जो एनर्जी गैप बैंड होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, यानी कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी सी एनर्जी दे दी जाए ओनली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब, तो वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा और कंडक्शन चालू कर देगा। तो ये ध्यान देने की चीज है, इसीलिए सेमीकंडक्टर जो है लगभग रूम टेम्परेचर पे इसके इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं कि इसके कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाता है और सेमीकंडक्टर में कंडक्शन होने लगता है, कुछ करंट फ्लो होने लगती है। और मेटल्स की बात करें तो इसके एनर्जी बैंड गैप इसमें होता ही नहीं है, इसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे पे ओवरलैप होते हैं, इसमें इफरात फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो घूमते रहते हैं और इजीली करंट फ्लो होता रहता है। जो उदाहरण है इंसुलेटर के वो वुड, प्लास्टिक और ग्लास है। सेमीकंडक्टर में के जो बेसिक जो जनरली बहुत ज़्यादा यूज होते हैं वो जर्मेनियम, सिलिकॉन है। जो फोर्थ ग्रुप की जो मटेरियल्स होते हैं वो जर्मेनियम, सिलिकॉन। इसके अलावा भी बनाए जाते हैं जैसे गैलियम आर्सेनाइड, ये जो है सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं दो मटेरियल्स को मिला करके। तो क्या इंसुलेटर में कभी करंट फ्लो होगी ही नहीं? तो इसका जवाब है यस होगी, मगर जब उसमें ब्रेक डाउन होगा तब। यानी कि इंसुलेटर के क्रॉस, ये अगर हमारा इंसुलेटर है, सॉरी, ये हमारा कोई मान लीजिए इंसुलेटर है, ग्लास है या कुछ भी है, इसके इधर एक प्लेट लगा दे, इसके इधर एक प्लेट लगा दे और इसके वोल्टेज अप्लाई करते जाएं और वोल्टेज की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तो इसके इलेक्ट्रॉन्स में इतनी एनर्जी गेन हो जाएगी कि ये हर एटम्स को आयोनाइज कर देगा। और ये जो है कंडीशन चलता रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को मारेगा, एटम आयोनाइज हो जाएगा, वो मूव करेगा, वो दूसरे एटम से लड़ देगा और दूसरा एटम भी जो है वो आयोनाइज हो जाएगा। ये प्रक्रिया इतनी तेज होगी कि पूरा का पूरा जंक्शन जो है एक चेन रिएक्शन चलेगा और पूरा का पूरा मटेरियल का जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम से बाहर हो जाएंगे और वो आयन बन जाएगा, आयोनाइज, सारे एटम्स आयोनाइज हो जाएंगे और ज़्यादातर आयन्स के कारण इलेक्ट्रॉन्स और आयन दोनों मिल करके जो है करंट फ्लो करा देंगे। अब आते हैं सेमीकंडक्टर में, जिसे कि हमारा टॉपिक है, जिसमें कि हमें आगे जानना है डायोड क्या होते हैं और डायोड कैसे बनते हैं। डायोड की मैन्युफैक्चरिंग भी मैं अपने वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल वो होता है जिसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होती है। जो जनरली बहुत ज़्यादा यूज होते हैं वो सिलिकॉन है, जिसका एक एटॉमिक नंबर 14 है, और जर्मेनियम जिसमें कि 32 एटॉमिक नंबर जिसका जो है 32 होता है। यानी इनके अंत में हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में होता है, जिन्हें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इनमें 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। इनका बैंड गैप जो है जनरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होता है
और अगर जर्मेनियम की बात करें तो उसका 0.67 होता है, सिलिकॉन का 1.41 होता है, और जो मैंने एक बताया था जिससे कि दो मटेरियल को मिला करके सेमीकंडक्टर बनाते हैं जिसे कि गैलियम आर्सेनाइड कहते हैं, उसका 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये जानने की चीज है 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर यानी एकदम लो टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर 100% इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ये नोट कर लीजिए, क्वेश्चन भी आता है कि 0 डिग्री केल्विन पर सेमीकंडक्टर एकदम इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, परंतु रूम टेम्परेचर आते आते उसके कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और उसमें कंडक्शन फ्लो होने लगता है। तो वो सेमीकंडक्टर कितने तरह के होते हैं लगता है।